हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं स्किन के बारे में। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो स्किन से रिलेटेड ही होती हैं, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो अंदरूनी अंग होते हैं, जैसे लंग्स है, किडनी है, लीवर है। कई बार इन ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम्स होती है और उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो हमें जो है बाहरी स्किन के थ्रू नजर आते हैं। तो स्किन की प्रॉब्लम कौन सी स्किन की वजह से ही है या कौन सी इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम हो रही है, ये सब हमें तभी पता चलेगा जब हमें नॉर्मली जो है वो स्किन के बारे में पता होगा। स्किन, जिसको कि हम नॉर्मली त्वचा या चमड़ी बोल देते हैं, स्किन हम लोग सब जानते हैं कि आउटर कवरिंग है हमारी बॉडी की, जो हमें साफ साफ नजर आती है। जो बाहरी परत होती है हमारे शरीर की, उसको स्किन कहा जाता है। 15 से 16% जो वेट होता है हमारी बॉडी का, वो नॉर्मली स्किन की वजह से होता है। स्किन जो है काफी सारा एरिया कवर करती है, 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर के अप्रॉक्स एडल्ट में। और स्किन जो है एक्सटर्नल ऑर्गन है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। मतलब सबसे बड़ा अंग जो है बाहरी अगर देखा जाए तो वो स्किन ही होती है। नेचुरल सी बात है कि स्किन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती है, जितने भी लीवर है, किडनी है, बोन्स है, मतलब पूरी बॉडी के जो अंदरूनी अंग है उसको कवर करती है स्किन। तो उनको प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा प्रदान करती है। जो भी स्किन रहती है वो हमारी ओपनिंग्स के साथ कंटिन्यू रहती है, जैसे आईज है, नोज है, जितनी भी ओपनिंग्स रहती है, ओरिफाइसेस रहते हैं, उसके साथ स्किन जो है कंटिन्यू रहती है। स्किन जो है एक वाटर प्रूफ बैरियर बनाती है, लेकिन वो किस तरह से करती है? स्किन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन फंक्शंस आपको तभी समझ आएंगे जब आपको नॉर्मल स्किन के बारे में पता होगा। स्किन जो भी काम करती है वो किस तरह से करती है। तो ये इसलिए मैं आपको स्किन फंक्शंस अभी नहीं बता रही, सिर्फ नॉर्मली स्किन के बारे में ही बता रही हूँ। तो स्किन जो रहती है बेसिकली 2 तरह की लेयर से मिलकर बनती है, ठीक है ना। एक तो जो हमें बाहर से नजर आती है एपिडर्मिस, और एक उसके नीचे होती है डर्मिस। हालांकि मैं साइंस के वर्ड्स नहीं बताना चाहती, आपको एक आम भाषा में ही समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी वीडियो बनाती हूँ तो साइंटिफिकली वर्ड्स के अलावा मेरी कोशिश रहती है कि आम सी भाषा में, आम लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ताकि हर कोई इसको समझ सके। तो नॉर्मली जनरल मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो ऊपर की परत है हमें नजर आती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे डर्मिस होती है, ठीक है। एपिडर्मिस वही है जो हमें ऊपर से नजर आती है, लेकिन इसको भी नॉर्मली 5 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हाथों और पैरों में, ठीक है, इसकी स्किन थिक होती है हाथों के तलवों पे, पैरों के तलवों पे, सोल्स एंड पाम्स की, तो इसमें एक लेयर एक्स्ट्रा होती है। लेकिन बाकी बॉडी की स्किन में वो लेयर नहीं होती, सिर्फ इसी में एक्स्ट्रा होती है, इसलिए यहाँ की जो स्किन है वो थिक होती है। कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी। तो अब इसके अलावा स्किन में क्या रहता है, जो सबसे ऊपर हमें नजर आती है वो होती है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो ये ऊपर वाली परत होती है, इसमें जो सेल 90 to 95% जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो केराटिनोसाइट्स होते हैं। अब ये जो एपिडर्मिस है 90 से 95% जो सेल होते हैं वो केराटिनोसाइट्स ही होते हैं। अब इसका मेन फंक्शन या मेन रोल क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं? पहले तो मैं बता दूं, जो ये सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स, जैसे मैंने बताया कि जो ऊपरी परत हमें नजर आती है एपिडर्मिस की, इसको भी 5 परतों में डिवाइड कर दिया है साइंस ने, ठीक है। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं ये सबसे नीचे वाली लेयर पे होते हैं, मतलब ये सेल्स जो है सबसे नीचे वाली परत में होते हैं एपिडर्मिस में। तो ये सेल्स क्या है, ये ग्रो करते हैं, ये सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12। तो ये जो ग्रोथ होती है सेल्स की, ये हमारी जो स्किन की सबसे नीचे वाली परत में होती है एपिडर्मिस की, ठीक है। जैसे जैसे सेल ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो नीचे से ऊपर दूसरी परत में आते हैं, फिर दूसरी से तीसरी में, तीसरी से फिर अपने सबसे ऊपर वाली परत में आते हैं। लेकिन इसकी ग्रोथ जो होती है वो बीच वाली लेयर में सबसे ज्यादा होती है। इसका कारण होता है कैल्शियम, क्योंकि जितना अच्छा कैल्शियम होगा उतने ही ज्यादा इन सेल्स की जो है ग्रोथ अच्छे से होती है। ग्रोथ के लिए इन सेल्स की कैल्शियम होना जरूरी है। हमारी जो ऊपर वाली लेयर होती है, तो ऊपर वाली लेयर में आते आते ये सेल्स जो है डेड हो जाते हैं, मतलब इनको हम डेड सेल्स बोलते हैं। जो आपने नॉर्मली देखा है हमारी स्किन में जो सेल्स गिरते हैं, आपने देखा ऊपर से स्किन ड्राई हो जाती है और सेल्स गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, हमेशा ये स्किन जो है ऊपर वाली परत जो है गिरती रहती है। तो ये जो परत गिरती है ना, वो यही सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स,
जो कि नीचे से ग्रोथ होना शुरू होती है और ये मूव करते रहते हैं ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, और सबसे ऊपर जब तक ये सबसे ऊपर वाली लेयर में आते हैं तभी यहाँ पर आकर डेड सेल्स हो जाते हैं, मतलब डेड सेल्स मतलब मरे हुए सेल हो जाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे करके ये गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन सेल्स का मेन रोल क्या है, क्योंकि स्किन जो क्या है, हमारी जो बाहरी परत है ना, वो डायरेक्ट जो है इन्वायरमेंट के साथ टच में आती है, डायरेक्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है और ये जो बाहरी परत है डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन होने का डर है, जो हार्म होने का डर है, वो हमारी इसी लेयर को है। तो पहली बात तो ये होती है कि ऊपर वाली लेयर में जो सेल्स होते हैं ये बिल्कुल डेड होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं, और नेचुरल सी बात है कि जो ऑलरेडी डेड है उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो वो डेड सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाली लेयर पे सारे सेल्स डेड होते हैं। तो पहला तो रीजन ये हो गया कि वायरस या बैक्टीरिया कोई भी है वो डेड सेल्स पर अटैक नहीं करेगा। अब जो है ये जो बैक्टीरिया है, नेचुरल सी बात है कि ये डेड सेल्स पर तो अटैक करेगा नहीं, तो ये कोशिश करेगा अंदर जाने की कि मैं यहाँ से इस परत से, लेयर से हमारी स्किन की जो डीप लेयर है वहां पे जाऊं। लेकिन ये जो केराटिनोसाइट्स जो सेल होते हैं ना, इसका नाम केराटिन इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको केराटिन कहा जाता है। यही केराटिन जो है, जैसे एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल, ये जो सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो बाहर का जो एरिया होता है वो जो होता है वो केराटिन से बना होता है। जैसे हमारे स्किन में बाल हैं, नाखून हैं, ये सब जो है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो केराटिन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यही केराटिन जो है इन बालों को, नेल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है तो ये स्किन का हिस्सा। और यही केराटिन जो है, जो हमारे सेल्स होते हैं, एक दूसरे को टाइटली जो है जोड़ के रखता है। तो इसीलिए इन सेल्स का नाम केराटिनोसाइट्स भी रखा गया, क्योंकि ये केराटिन भी बनाते हैं एक ऐसा प्रोटीन जो कि स्किन के लिए बहुत जरूरी है। केराटिन जो है वो स्किन को वाटरप्रूफ भी बनाता है। यही जो केराटिन प्रोटीन है, इसकी वजह से हमारी स्किन जो है वाटरप्रूफ बनती है। मान लीजिए कि हमने हाथों को है बहुत लंबे समय तक पानी में डाल दिया, तो पानी हमारी बॉडी में एंटर तो नहीं कर पाता ना, कि सारा पानी हमारी बॉडी में एंटर हो गया। तो स्किन को जो ये वाटरप्रूफ बनाता है, ये केराटिन ही बनाता है। इसके अलावा अब क्या है कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, डेड सेल्स पे वो काम नहीं कर रहे, वो अंदर जाने की कोशिश करेगा। केराटिन की वजह से जो है सेल एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जो केराटिनोसाइट्स होते हैं, है ना, मतलब ये जो डेड सेल्स हैं, इसका एक रोल ये भी है कि ये पानी को स्टोर करते हैं। पानी को स्टोर करने की वजह से स्किन जो है सूखती नहीं है, हाइड्रेटेड रहती है। क्योंकि ये जो एपिडर्मिस होती है ना, इसमें ब्लड वेसल्स भी नहीं होती हैं, मतलब खून की नसें जो है ऊपर वाली परत में नहीं होती हैं। ये जो है ऑक्सीजन से ही इसका जो है नरिशमेंट होता है, मतलब जो पोषण है, नेचुरल सी बात है, कोई भी सेल्स है उसको पोषण भी चाहिए अगर वो काम कर रहा है तो वो जो पोषण है, जो नरिशमेंट है, वो उसको ऑक्सीजन के थ्रू मिलती है, या तो इन्वायरमेंट में जैसे ऑक्सीजन होती है, या जो जैसे मैंने बताया कि इसकी जो निचले वाली लेयर होती है ना, डर्मिस, उसमें ब्लड वेसल्स होती है, उसमें खून की सप्लाई होती है। तो इसमें जो ऊपर वाली परत है, इसमें खून की सप्लाई नहीं होती, तो इसको नीचे से ही जो डर्मिस है वहां से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होकर एपिडर्मिस से आती है, और इसके सेल्स को जो नरिशमेंट है, जो पोषण है, वो यहीं से मिलता है। अब इसमें क्या है कि अगर बैक्टीरिया या वायरस है, कोई भी पैथोजन, मतलब जो बीमारी क्रिएट करने वाला कोई भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे स्किन में ऊपर से, मतलब बाहर से अंदर की तरफ को एंटर करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होता है, ये सेल्स जो है कॉन्टिन्यूसली नीचे से ऊपर ऊपर फिर और ऊपर फिर ऊपर, क्योंकि मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होगी। पैथोजन जो है बाहर से अंदर जाएगा और ये सेल्स अंदर से बाहर की तरफ को मूव करते हैं। तो पैथोजन जो है, जो बैक्टीरिया वायरस है, वो हमारे स्किन के अंदर वाली लेयर तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि सेल्स बार बार ऊपर पहुंच रहे हैं, तो उसको एक तरह से धक्का दे रही, तरह से पुश कर रहे हैं पैथोजन बैक्टीरिया। जितना वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सेल उतने बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो बैक्टीरिया वायरस जो है वो एंट्री नहीं कर पाता। लेकिन इसके साथ साथ ये सेल्स जो है ना, कुछ ऐसे केमिकल्स भी रिलीज करते हैं। मान लो कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, बाई चांस वो एंट्री कर भी गए, कोशिश कर रहे हैं, तो ये सेल्स ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को सिग्नल देते हैं कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है, तुम सारे आ जाओ और इसको नष्ट करना है। तो ये जो केमिकल्स कुछ सिग्नल्स जो है सेल्स देते हैं, केराटिनोसाइट्स भी सिग्नल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सेल्स जो है आकर वहां पर उसको कवर अप कर लेते हैं, उस पैथोजन को, और जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको वहां डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं।
केराटिनोसाइट्स जो है नीचे से कॉन्टिन्यूसली ऊपर मूव करते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली ये सेल्स जो है चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है वो अटैक नहीं कर पाता, और एक ये इम्यून रोल प्ले करते हैं ये वाले सेल्स हमारे जो स्किन के एपिडर्मिस के हैं। अच्छा, मेन 90 to 95% सेल्स तो यही केराटिनोसाइट्स से होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हैं। जितने सेल्स जो हैं डेड होते हैं उतने ही नए सेल्स बनते हैं, मतलब बॉडी ने एक बैलेंस बना के रखती है कि जितने नए सेल्स जो है बनाए, मतलब जितने सेल्स डेड होंगे नए सेल्स भी उतने ही बनेंगे। अगर इस चीज में इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इसके अलावा जो सेल्स होते हैं वो होते हैं मेलेनोसाइट्स। नेचुरल सी बात है, मेलेनिन पिगमेंट आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मेलेनिन पिगमेंट की वजह से ही जो है स्किन कलर जो है पता चलता है। मतलब जितना मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा होगा उतना डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, जितना मेलेनिन पिगमेंट कम होगा उतना जो है स्किन का कलर जो है फेयर होगा। नेचुरल सी बात है कि जब भी हम धूप में जाते हैं, इस मेलेनिन पिगमेंट का जो है मेन रोल ये भी है कि चलो स्किन कलर तो जो है वो तो है ही है, इसके अलावा जो धूप की जो किरणें हैं उसको ये एब्सॉर्ब कर लेती हैं। छोटे होते बचपन में बच्चे एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक माचिस की तीली लेते थे और एक लेंस लेते थे, मतलब माचिस की तीली को रख देते थे और उस पर लेंस को इस तरह से फोकस करते थे कि सूर्य की किरणें जो है वो इकट्ठी होकर माचिस का जो आगे का एरिया होता है जहाँ मसाला होता है ब्लैक एरिया, वहां पर जो है फोकस करते थे। और थोड़ी देर के बाद वो माचिस की तीली जो है अपने आप जो है जल जाती थी, आग पकड़ लेती थी। ऐसा इसलिए होता था कि जो माचिस का ब्लैक एरिया होता था मसाले वाला, वो ब्लैक एरिया जो है सूर्य की किरणों को एब्सॉर्ब कर लेता था, मतलब सारी हीट जो है वो ब्लैक एरिया एब्सॉर्ब कर लेता था, इसलिए वो माचिस की तीली जलने लग जाती थी। बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे इस तरह से, देखा भी होगा आपने अक्सर। तो यही जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो बेस है, यही हमारे स्किन के ऊपर है। ये मेलेनिन जो पिगमेंट होता है जो मेलेनोसाइट्स बनाते हैं वो ब्लैक कलर का होता है। तो जब भी हम लोग धूप में जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, धूप में जो किरणें होती हैं सूर्य की किरणें, जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहा जाता है, ये सूर्य की किरणें ये मेलेनिन पिगमेंट जो है एब्सॉर्ब करता है। वो एब्सॉर्ब इसलिए करता है कि ये जो सूरज की किरणें हैं ये हमारे स्किन के जब डीपर पार्ट्स में जाएंगी तो वहां पर डैमेज क्रिएट करती हैं। तो ये मेलेनिन पिगमेंट जब भी हम धूप पे जाते हैं तो ये सेल्स जो हैं मेलेनिन पिगमेंट को ज्यादा फॉर्म करना शुरू करते हैं, मतलब पिगमेंट जो है ज्यादा बनाते हैं, इसलिए टैनिंग होती है, ब्लेमिशेस होते हैं। तो इसीलिए जब भी हम सूरज की किरणों ज्यादा बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो टैनिंग होती है। लेकिन इसका एक फायदा है, ये है तो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इसका कभी ना कभी नुकसान भी है, क्योंकि जितना भी डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, डार्क कलर होगा, मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है सन की जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज है उसको एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसी सेल्स के अंदर डीएनए रिपेयर एंजाइम्स भी होते हैं, मतलब वो वाले एंजाइम्स होते हैं कि धूप की वजह से, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो भी डैमेज इन सेल्स के अंदर होता है वो साथ के साथ रिपेयर करता रहता है, डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिसमें ये एंजाइम्स जो है प्रॉपर नहीं होते, कम होते हैं, तो उनमें जो है स्किन कैंसर के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर डैमेज हुआ है, डीएनए डैमेज हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, और ये एंजाइम है तो उसको रिपेयर करता रहेगा। लेकिन अगर एंजाइम नहीं है या कम है तो रिपेयरिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा और फिर जो है स्किन कैंसर के चांसेस जो है ज्यादा हो जाते हैं। मेलेनिन मेलानोसाइट से निकलकर केराटिनोसाइट्स में चला जाता है, पर मेलेनिन पिगमेंट जो है मेलानोसाइट्स में स्टोर होता है, बनता भी यहीं पर है। बट यूवी रेडिएशन की वजह से तो मेलेनिन ज्यादा फॉर्म होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स भी इसको फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हार्मोन्स की वजह से भी मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा बनता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में ब्लेमिशेस हो जाते हैं, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस जब भी होता है तो ब्लेमिशेस होते हैं और पिगमेंटेशन होती है। बट इसका एक बेनिफिट भी है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। कोई भी चीज अगर लिमिट में हो तभी अच्छी होती है। अब जो जिनमें मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है कि वो हीट को भी ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा, पसीना ज्यादा आएगा और बॉडी में जो है हीट लोड जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो स्किन के नीचे जो है बहुत सारे विटामिन होते हैं। अब ये जो यूवी रेस होती हैं, ये जो है विटामिन डी, आपको पता ही है कि विटामिन डी जब हम धूप में बैठते हैं तो बनता है, फॉर्मेशन जो है, सिंथेसिस जो है विटामिन डी की वो धूप की किरणों से होती है।
बट ये जो ओवर जो यूवी रेडिएशन होता है, ज़्यादा जो सूर्य की किरणें हैं, इसकी वजह से जो है विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होता है, उसमें रुकावट होती है। इसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन ई है, तो उसकी वजह से भी जो ये विटामिन हैं मतलब उस प्रॉपर जो है उनकी सिंथेसिस नहीं हो पाती है। अब इन मेलेनोसाइट्स के अलावा जो सेल्स होते हैं इसमें वो होते हैं मर्कल सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारी ब्रेन से सिग्नल लेकर आते हैं। जो नर्व्स होती हैं, ये जो नर्व्स होती हैं जो सिग्नल लेके आती है, ये उनके साथ अटैच होते हैं। नेचुरल सी बात है कि हम स्किन पे हमारा टच है, हम हाथ लगाते हैं, पता चलता है ये ठंडा है कि गर्म है। हम हाथ में कोई भी बॉल पकड़ते हैं, कुछ भी स्क्वायर कोई बॉक्स पकड़ा, तो हमारा हाथ जो है बिना देखे उसको टच करके बता सकता है कि गोल है, स्क्वायर है, शेप जो है पता चल जाती है। तो ये जो मर्कल सेल्स होते हैं वो हमारे सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टच है, प्रेशर है, कोई शेप्स हैं, तो मर्कल सेल्स हो गए हमारे सेंसेशन के लिए। इसके अलावा जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे जो है एपिडर्मिस में, डर्मिस में, हर जगह ही होते हैं। इम्यून सेल्स कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी पैथोजन है, जैसे ही वो हमारी स्किन पे टच होता है, अंदर एंटर करता है, तो ये इम्यून सेल्स जो है सिग्नल दे देते हैं, जो हमारी बाकी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी ना एक्चुअली कम्बिनेशन में काम करती है, कभी भी कोई भी सिंगल चीज़ अकेले काम नहीं कर सकती। चाहे वो इसीलिए जब भी कोई मेडिसिन होगी, कोई ट्रीटमेंट होगा, वो कम्बिनेशन में दिया जाएगा, तभी आपकी जो प्रॉब्लम है परमानेंट क्योर होगी। अब एक सेल है वो सिग्नल दे रहा है, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, पता नहीं कितने सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं कि टाइम पे इकट्ठे कितने सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वो सब मिलकर जब एक कम्बिनेशन में काम करते हैं तभी जो है हमारी बॉडी जो प्रॉपर फंक्शनिंग करती है।